आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधानसभा में पर्यावरण मंत्री को अधूरी और गलत जानकारी दी गई। नागपुर में चल रही विधानसभा में चंद्रपुर में प्रदूषण की गंभीरता पर विधायक किशोर जोरगेवार द्वारा पूछे गए सवाल पर ये झूठा जवाब दिया गया और चंद्रपुर शहर वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया गया। शहर में प्रदूषण नहीं है और किसी की बीमारी या मौत नहीं हुई है, ऐसी भ्रामक जानकारी दी गई है। ऐसा आरोप प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुरेश चौपाने ने दिया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में चंद्रपुर साल के 365 दिनों में से 234 दिन प्रदूषित श्रेणी में रहा। यही आंकड़े कई सालों से हैं, इसलिए सैपी इंडेक्स यहाँ 76.41 है और अति प्रदूषित श्रेणी में आता है और इसलिए सरकार अक्सर प्रदूषण कम करने के लिए कार्य योजना लेकर आती है। 10 साल पहले यहाँ उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। साल 2005-06 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में 50% नागरिक विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। ये लिखित जानकारी दी गई है। हर साल सर्दियों में कई दिनों तक चंद्रपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर रहता है। भयानक प्रदूषण की वास्तविकता पिछले साल सावरकर चौक से कृत्रिम हृदय से पोल खोल हुई थी। चंद्रपुर के डॉक्टरों ने प्रदूषण आधारित बीमारियों का अध्ययन कर प्रदूषण से होने वाली मौत की हकीकत को सामने रखा। सदन और जनता को सही जानकारी नहीं होने के बावजूद इस जवाब से पता चलता है कि प्रशासन ने बिना कार्य योजना लागू किए गलत और भ्रामक जानकारी देकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। सर, विधानसभा में चंद्रपुर के प्रदूषण का मुद्दा उठा और इस बारे में कुछ जानकारी प्रदूषण विभाग द्वारा दी गई, इस बारे में कुछ बताइए। परसों हमारे चंद्रपुर के जो आमदार हैं माननीय किशोर भाऊ जोरगेवार जी, इन्होंने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था और चंद्रपुर के प्रदूषण के बारे में जानकारी मांगी थी कि यहाँ कितना प्रदूषण है, यहाँ कितने लोगों को बीमारियाँ हैं और कितने लोगों की मौतें हुई है, और उन्होंने सर्वे का भी डाटा उनको दिया था। मगर जो माहिती यहाँ के प्रशासन ने, माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडल और यहाँ के आरोग्य अधिकारी जो हैं, उन्होंने जो मंत्री महोदय को जो जानकारी दी है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है बताया गया है। यहाँ पे जो अहवाल हुआ था 2005-06 में, उसमें किसी भी लोगों को बीमारियाँ नहीं हुई ऐसी जानकारी है, मौत नहीं हुई जानकारी है। उसके बाद जो माहिती अधिकार में जो जानकारी आई थी 2017 में, उसमें यहाँ से हज़ारों लोगों को बीमारियाँ होने की जानकारी थी, वो भी खारिज की दी। इसमें इस प्रकार की कोई जानकारी उनको नहीं है और इस प्रकार से झूठी माहिती देकर चंद्रपुर के लोगों का एक मजाक यहाँ से हुआ है। क्योंकि पिछले 10 सालों से हम खुद सरकारी आंकड़ेवारी दे रहे हैं कि यहाँ एक साल में 235 दिन पोल्यूशन के हैं और ये सीज़न में, ठंडी के सीज़न में तो तीनों भी महीने जो है वो अत्यंत ज़्यादा पोल्यूशन के हुए। और डॉक्टर लोगों ने भी यहाँ पे एक सर्वे किया था, जो उन्होंने कहा था खुद यहाँ के जो डॉक्टर हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं कि यहाँ के मौतें भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण के आधार पर लोगों की हुई है। सर, तो चंद्रपुर के प्रदूषण के मामले में तो किसी को भी अगर पूछा जाए तो हर कोई एक ही जवाब देगा, और उसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा ऐसा उत्तर देने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? ये देखो, यहाँ के जो भी सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उनको लगता है कि हमारा चंद्रपुर क्लीन और अच्छा चंद्रपुर है, ये दिखाना होता है। और जो प्रशासन होता है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आरोग्य अधिकारी, उनको लगता है कि हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये दिखाने के लिए जो सत्य जो घटनाएं हैं यहाँ पे, या पोल्यूशन के रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं या मौतें हो रही है, उसको छुपाना है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो सर, आप जैसे जो पर्यावरणवादी है और जो हरदम प्रदूषण के खिलाफ लड़ते हैं, शहरवासियों को और अधिकारियों को और नेतागण को, ताकि चंद्रपुर का ये प्रदूषण का सच्चाई सामने आ सके। अब देखो, इतने सालों से हम सरकार की आंकड़ेवारी दे के हम बता रहे हैं कि यहाँ इतना पोल्यूशन है, डॉक्टरों की आंकड़ेवारी दे के बता रहे हैं कि इतने तो लोगों को बीमारियाँ हैं और मौतें भी हुई है। तो इसके बावजूद अगर यहाँ प्रशासन अगर झूठी इन्फॉर्मेशन अगर देती है विधानसभा को और लोगों को भी, तो बावजूद अगर यहाँ प्रशासन अगर झूठी इन्फॉर्मेशन अगर देती है विधानसभा को और लोगों को भी, तो अब लोगों के सामने एक ही पर्याय है कि लोग सामने आएँ, आंदोलन करें, कंप्लेंट करें और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनके पास जाएं और उनको बोलिए कि यहाँ ऐसे पोल्यूशन है, मगर प्रशासन पोल्यूशन नहीं है बता रहे,
तो इससे जो बीमारियां हो रही है तो उसका तो नुकसान लोगों पे हो रहा है। पुरानी पेंशन आंदोलन पर बैठे शिक्षकों को राज्य सरकार ने झटका दिया है। सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा है कि शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। प्रश्नकाल में संजय शिंदे और अन्य सदस्यों के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पेंशन को लेकर निर्णय लिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना देने की राज्य की आर्थिक स्थिति नहीं है, इससे राज्य पर 1,10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फडणवीस ने पुरानी पेंशन योजना के अलावा सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। फडणवीस ने कहा कि अब कोई नया सहायता प्राप्त स्कूल नहीं होगा। 2010 में विद्यालयों को 20% के स्थान पर 40% अनुदान देने का निर्णय लिया गया। उस समय घोषित और गैर घोषित और डिफॉल्ट स्कूलों को मिलाकर मात्र 350 स्कूल थे, लेकिन जब तक अनुदान लागू किया गया तब तक 3,900 स्कूल थे। अगर स्कूलों की मदद की जाती है तो 3 साल में राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। 350 स्कूलों को अनुदान दिया गया है, अब और नहीं दिया जाएगा। इससे शिक्षकों में निराशा के साथ रोष भड़कने के आसार हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कई शिक्षक संगठनों ने तैयारी कर ली है, जिससे आने वाला समय शिंदे फडणवीस सरकार के लिए कठिन हो सकता है। हम सरकार की हर क्षेत्र में मदद करते हैं, चुनाव से लेकर जहां हर जगह ये ड्यूटी लगाते हैं, हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका ये हमें कुछ तो, जब हम यहाँ से जॉब से निकले तो हमें कुछ तो इसका हित मिलना चाहिए कि जब हम कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो हमें उसका कुछ तो मिले कि हम सरवाइव कर सकें आगे तक। देखिए, कोविड में जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई थी उनके लिए जो भी सरकार ने किया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो शिक्षक पुरानी पेंशन में नहीं थे उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ना उनके परिवार को पेंशन मिलेगा ना ग्रेच्युटी मिलेगी। तो जब उनके परिवार को पेंशन मिलेगा ही नहीं तो उनका परिवार जीवन यापन कैसे करेगा? यह हम लोगों के लिए अत्यंत दुख का विषय है। सरकार कह रही है कि वो औलाद निकम्मी है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा छीन लेती है। सरकार क्या हमारे साथ कर रही है? हम भी तो वही हैं, वो भी तो हमारे लिए हमारा बुढ़ापा छीन ही रही है। तो हम ऐसी सरकार के विरोध में आज आक्रोशित हैं और चाह रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और हमारा जो हक है कैशलेस चिकित्सा वो हमको मिलना चाहिए। जो हमारा बेसिक वेतन है 10% काट करके उसमें से, और उसमें हमको ये पेंशन देंगे। और साथ ही इन्होंने एक ये कर रखा है कि वो पैसा जो हमारा काटेंगे उसको ये मार्केट में लगाएंगे, और उसके बाद जब शेयर बिना हमारी अनुमति के, हमारी उसमें कोई सहमति नहीं, कोई अनुमति नहीं, ये पैसा लगाएंगे। और जब हमारा रिटायरमेंट होगा, जिन लोगों का हुआ है उनको ये, अगर मान लीजिए आप 80,000 सैलरी है तो 7,000 5,000 दे रहे हैं। जबकि जितने भी आपके राजनेता हैं, सारे राजनेता इस समय जो भी आपके राजनेता हैं 3-3 4-4 ले रहे हैं। अगर कारपोरेटर रहे, विधायक बने, सांसद बने, वो सब अलग अलग उनकी भी पेंशन ले रहे हैं और ओपीएस ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर नई पेंशन एनपीएस में इतना ही अच्छी है, फायदा है, तो ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? जो हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे जो भी राजनेता हैं, सभी ले रहे हैं, जो हमारे कानून बना रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो हमारे भी घर परिवार को, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए हम सब इसीलिए आंदोलनरत हैं, चाहते हैं कि इसको पुरानी पेंशन को बहाल करें और नई पेंशन स्कीम को खत्म करें। हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हमारा सबका पैसा नहीं बढ़ रहा। और आज जितने से स्कूल खुले हैं उस दिन से हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम लोग के पैसा, सर्दी के मौसम, जाड़े पाले में हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा जो 1500 आ रहा वही मिल जाए तो वो अपने बच्चों को अपना जाड़ा बचा ले। काम करते हैं 11 महीना, लेकिन 10 महीने का पैसा मिलता है, वो भी महीने का 1500 रुपया मिलता है। बताइए कैसे हम लोग का पालन पोषण होगा? MP MLA जो बन रहे हैं केवल 5 साल के लिए, उन लोगों को क्या पेंशन मिल रहा है और हम लोग 60 साल कर रहे हैं। अनुदान आज उद्या येईल याच्या माध्यमातून शोषण केलं जातं। याचे अनेक उदाहरण आहेत महाराष्ट्रामध्ये। तर जे शिक्षक 2001 पूर्वी लागलेले आहेत आणि आता कुठे जर त्यांना 40% 60% जर अनुदान भेटत असेल, तर जे पूर्वी लागलेले आहेत आणि आता इतक्या वर्ष जॉब करतायत, रिटायरमेंटला आलेत, आता जर त्यांना अनुदान जर भेटलं तर त्या शिक्षकांना पूर्वीची जी जुनी पेन्शन योजना आहे ते शासन देणार का? जुनी पेन्शन योजना शासन देणार नाही। 2005 साली पेन्शन योजना बंद झाली आहे आणि सन्माननीय सदस्यांच्या आणि या सभागृहाच्या, म्हणजे मी तर अजितदादा आपलंही अभिनंदन करेन की ज्यावेळेस हा मुद्दा आला त्यावेळेस आपण राज्याचं हित लक्षात ठेवून
तो निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. जुनी पेन्शन योजना जर लागू करायची असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन केलं, तुम्ही तुमच्या काळातच केलं, मी ते बघितलं. राज्यावर 1,10,000 कोटी रुपयाचा बोजा येतो. 1,10,000 कोटी रुपयाचा राज्यच दिवाळखोरीला निघेल. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना होणार नाही. आणि थोडं सभागृहाने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्या वेळेस आपण म्हणजे आपलं कसं चालतं राज्य किंवा सिस्टीम कशी चालते, 2019 साली आपण या शाळांना 20% 40% अनुदान देण्याचा निर्णय केला. त्यावेळी किती शाळा होत्या? हे सगळे मिळून त्यावेळी 350 शाळा होत्या. 350 शाळा या घोषित अघोषित मिळून आणि त्रुटीपूर्तता मिळून 350 शाळांना अनुदान द्यायचं होतं. त्याची आपण निर्णय केला. तो निर्णय आता अंमलबजावणीला जेव्हा आपण आलो त्यावेळेस त्या शाळांची संख्या झाली आहे 3,900. 350 वरनं 3,900. त्यामुळे कुठेतरी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला हा विचार करावा लागेल. हा धंदा नाही आहे, आपल्याला लोकांना शिकवायचं आहे आणि निश्चित शिक्षकांचीही काळजी घ्यायची आहे. पण शिकवण्याकरता शिक्षक हा देखील एक कॉन्सेप्ट आपल्याला स्वीकारावा लागेल. त्यामुळे आज जरी 1100 कोटीचा बोजा माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितला असला तरी पुढच्या 3 वर्षानंतर हा बोजा 5,000 कोटी रुपयाचा असेल. आणि आपल्याला कुठेतरी शिक्षणाचा दर्जा, आपण त्याच्यावर करत असलेला खर्च, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल. तथापि मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून माननीय मंत्री महोदयांना आम्ही अशा सूचना दिल्या होत्या की आता एक शेवटचं म्हणजे आपल्या विदर्भाच्या भाषेत छातीला माती लावून म्हणतात तसं एक शेवटचं छातीला माती लावून जेवढ्या असतील तेवढ्या करून टाकायच्या. आणि म्हणून जेवढ्या असतील तेवढ्या केल्या. आता याच्यानंतर काही लोक म्हणतात आमची त्रुटी राहिली आहे, सगळ्यांना संधी दिली होती, आता कोणालाही संधी नाहीये. जे काही आता 100-1 ते म्हणतात त्यांचं कुठलं रेकॉर्ड अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळे त्यांना हवं असेल तर आपल्याकडे आपण आता कायदा केलाय. आपल्याकडे आपल्याला कल्पना होती हा जो प्रश्न झाला होता आपण कायम विना अनुदानित म्हणून दिलं आणि मग कोर्टाने सांगितलं की कायम विना अनुदानित असं कसं म्हणता येईल, कायद्यात नाही येते. आणि म्हणून तो कायम शब्द आपल्याला कोर्टाने काढावा लागला, म्हणून हा बोजा आपल्यावर आला. त्यानंतर मागच्या काळात आपण कायदा केलाय. त्यामुळे याच्या पुढे कायद्यानुसार आपल्या सेल्फ फायनान्सच शाळा आपल्याला देता येतील. आता आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणारच नाहीत. हा आपला कायदा आहे. त्याच्यामुळे आता त्याच्यामध्ये ती अडचण येणार नाही. तथापि माननीय सदस्यांना आणि सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की जसं आपल्याला शिक्षणाचं हित बघायचं आहे, शिक्षकांचं हित बघायचं आहे, तसं राज्याचंही हित आपल्याला बघायचं आहे. कारण राज्यातल्या इतर घटकांना देखील आपल्याला त्या ठिकाणी सोयी पुरवण्याचं आज आपल्यावरती जबाबदारी आहे. तर त्या जबाबदारीनेच आपण जर वागलं तर अधिक उत्तम होईल असं माझं मत आहे. अध्यक्ष महोदय.